हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं नयन गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे एंड दैट इज योर रिटर्न ऑन इक्विटी। इस रिटर्न ऑन इक्विटी का हम बहुत बार जिक्र कर चुके थे और वीडियोस में जब हमने ईपीएस का वीडियो देखा था, अर्निंग्स पर शेयर का, डिविडेंड पर शेयर का, इन सभी वीडियोस में हमने देखा था कि रिटर्न ऑन इक्विटी का एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपेयर किए बिना हम एक्चुअली आइसोलेशन में किसी और रेशियो से नहीं पहुंच सकते इस नतीजे पे कि कोई भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट लायक है या नहीं। तो आज हम जानेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में, दैट इज आरओई। हम पूरे वीडियो में रिटर्न ऑन इक्विटी को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, दैट इज आरओई। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पूरे वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज एक्चुअली आरओई। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है आरओई और पूरे वीडियो में आरओई वर्ड का ही इस्तेमाल किया जाएगा इंस्टेड ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। व्हाट इज आरओई जानेंगे, इवैल्यूएट करना क्यों है आरओई, कैलकुलेशन देखेंगे आरओई का, डिफरेंस देखेंगे आरओई और आरओसीई के बीच में। आरओसीई मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दो टर्म्स हैं जो काफी कंफ्यूजिंग रहते हैं। हम शॉर्ट में इनका डिफरेंस भी इस वीडियो में देख लेंगे। फिर हम देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ आरओई कि भाई अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो अब उसका मतलब क्या निकालें आरओई से, और इज अ वेरी हाई आरओई ऑलवेज अ गुड साइन, इस क्वेश्चन का मतलब जानेंगे, आंसर देखेंगे इस क्वेश्चन का, और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होगा रिटर्न ऑन इक्विटी पूरा समझने के बाद। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज आरओई। रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज सिंपली अ मेजर, एक ऐसा रेशियो जो मेजर करता है व्हाट, योर रिटर्न और इक्विटी। तो रिटर्न अपॉन इक्विटी जब आप करते हैं तो जो रेशियो निकलता है उसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। अब इसमें दो समझने वाली बातें हैं, जो दो टर्म्स हैं वो हो गया, एक तो रिटर्न। अब इसमें रिटर्न का क्या मतलब, रिटर्न इज सिंपली जो शेयर होल्डर्स को मिला वो हो गया आपका रिटर्न, और इक्विटी का मतलब हमें जानना है तो ऐसा क्या डिवाइडेड बाय क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसा क्या करें तो हमारा आए रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर सिंपली इसको समझे तो दैट इज अ मेजर ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एनी कंपनी। कैसे फाइनेंशियली परफॉर्म कर रही है कंपनी। फाइनेंशियली परफॉर्मेंस कैसे पता पड़ेगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें पता पड़ेगा रिटर्न से, क्योंकि हम रिटर्न को इक्विटी से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइडिंग द नेट इनकम बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, जब आप इनकम को शेयर होल्डर्स की इक्विटी से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा रिटर्न ऑन इक्विटी। जैसे हम अगर सिंपली समझें, हमने अर्निंग्स पर शेयर निकाला था तो हमने किया था अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। हमने ले लिया था ईपीएस में अर्निंग्स डिवाइड किए बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमारा निकला ईपीएस। ऐसे ही हमने एक और रेशियो कैलकुलेट किया था एंड दैट वाज अर्निंग्स यील्ड। अर्निंग्स यील्ड हमने निकाला था अर्निंग्स को डिवाइड करके बाय करंट मार्केट प्राइस। तो एक अर्निंग्स को हम कितने रेशियोज में डिवाइड कर सकते हैं, कितने रेशियोज से उसका मतलब निकाल सकते हैं, वो आप देखिए। हमने पढ़ा ईपीएस, ईपीएस को करा हमने, अर्निंग्स को डिवाइड किया बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। फिर हमने देखा अर्निंग्स यील्ड, देखा अर्निंग्स यील्ड में हमने किया, अर्निंग्स यील्ड में हमने अर्निंग्स को डिवाइड किया मार्केट प्राइस से। तो हमने एक बार कर लिया नंबर ऑफ शेयर से, एक बार कर लिया मार्केट प्राइस से। रिटर्न ऑन इक्विटी में हम करेंगे इसे बाय द इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो देखिए एक अर्निंग से आपने इतने सारे रेशियोज कैलकुलेट कर लिए फॉर योर कन्वीनियंस, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर एनालिसिस। तो रिटर्न ऑन इक्विटी एक और रेशियो है जो कि अर्निंग्स का इस्तेमाल करके आपको ये बताएगा कि एक्चुअली शेयर होल्डर्स की रिटर्न, अगर शेयर होल्डर्स ने कंपनी में पैसा लगाया तो उन्हें रिटर्न कितना मिलेगा, दैट इज सिंपली योर रिटर्न ऑन इक्विटी। इट शोज द रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स ऑफ अ कंपनी, दैट इज योर इक्विटी। शेयर होल्डर्स का रिटर्न बताता है ये रेशियो आपको, because shareholders equity is equal to assets minus debt। शेयर होल्डर्स का जो इक्विटी पोर्शन होता है वो होता है एसेट्स माइनस डेट। अब ये कैसे होता है आप याद कर लीजिए, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में यहां आते हैं एसेट्स, यहां आती है इक्विटी या कैपिटल, और यहां आती है लाइबिलिटी।
तो आपको, या आप इक्विटी कह लीजिए या तो आप एसेट्स माइनस लायबिलिटी कह लीजिए, बात बराबर होती है। तो अगर शेयर होल्डर्स इक्विटी हो जाती है बराबर एसेट्स माइनस डेट के, तो इस रिटर्न ऑन इक्विटी टर्म को हम बोल सकते हैं रिटर्न ऑन नेट एसेट्स। नेट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो ये एसेट्स माइनस लायबिलिटी को हम बोलते हैं नेट एसेट्स, इसीलिए, और जो कि होता है इक्विटी, तो हम रिटर्न ऑन इक्विटी को बोल सकते हैं रिटर्न ऑन नेट एसेट्स या फिर रिटर्न ऑन नेट वर्थ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो आप रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें, कहीं रिटर्न ऑन नेट एसेट्स देखें या रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, इन सब का मतलब सेम होता है, क्योंकि इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो हमने देखा था इक्विटी को ही हम नेटवर्थ भी कहते हैं। तो आरओई इज कंसिडर्ड द रिटर्न ऑन नेट एसेट्स और रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑल्सो। तो ये हमने देख लिया कि एक्चुअली आरओई क्या होता है। अब हम इसे क्यों निकालेंगे आरओई को? आरओई एक्चुअली किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है, ये हमने पिछली स्लाइड में देख लिया। तो आरओई इज अ गॉज, इज अ मेजर करता है फॉर अ कॉर्पोरेशन प्रॉफिटेबिलिटी। वो किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करता है और एफिशिएंसी मेजर करता है। एफिशिएंसी कैसे मेजर करता है कि अगर मैंने किसी कंपनी में 100 रुपए लगाए तो वो 100 रुपए मेरे इन्वेस्टमेंट के जो गए वो मुझे 100 रुपए कितना कमा के देंगे, वो हो जाता है मेरा आरओई। आरओई इज दैट मेजर कि अगर मैंने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो मुझे उसका रिटर्न कितना मिलेगा उस 100 रुपए का, दैट इज योर आरओई। आरओई इज द रेशियो टू बी सीन along with other ratios for better analysis such as EPS and PE ratio। जब हमने प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का वीडियो बनाया था या फिर EPS देखा था, अर्निंग्स पर शेयर देखा था, तभी हमने आरओई की इंपॉर्टेंस जान ली थी कि हमें अगर ये देखना है कि कितना एफिशिएंटली बिजनेस काम कर रहा है, मेरे 100 रुपए से मुझे कितना रिटर्न मिलता है, या मैं अगर 200 लगाऊं तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, कितने कम इन्वेस्टमेंट से कितना ज्यादा अर्निंग्स मुझे मेरा बिजनेस कमा के दे सकता है, या वो स्टॉक कमा के या कंपनी कमा के दे सकती है, वो मेजर करती है मेरा आरओई। तो अब हमने देख लिया आरओई का मतलब और हमने इवैल्यूएट क्यों करना है। अब सीधे सीधे चलते हैं इसके कैलकुलेशन पे कि किसी भी कंपनी का आरओई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट इनकम बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब हमें जानना है कि भाई ये नेट इनकम क्या होती है, तो ये नेट इनकम इज सिंपली पैट हियर। पैट से हमारा मतलब होता है ये नेट इनकम एंड पैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। अब बात ये आती है कि यहाँ पे आफ्टर टैक्सेस ही क्यों लिया, तो हमने यहाँ हमारे डिविडेंड्स माइनस नहीं किए। हम जो ये नेट इनकम लेते हैं पैट, डिविडेंड के पहले लेते हैं, लेकिन आफ्टर टैक्सेस एंड आफ्टर इंटरेस्ट टू द लेंडर्स, उसके बाद जो पैट बचा हमने लिया। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का हिस्सा, अगर हम याद करें, इक्विटी शेयर होल्डर्स का हिस्सा वही होता है इनकम पे जो कि इंटरेस्ट माइनस करने के बाद निकलता है, टैक्स माइनस करने के बाद निकलता है, क्योंकि इंटरेस्ट इज फॉर द लेंडर्स, फॉर द बोरिंग्स, जिससे हमने पैसा उधार लिया था। सबसे पहले हम उन्हें इंटरेस्ट पे ऑफ करेंगे, टैक्सेस पे ऑफ करेंगे, उसके बाद जो इनकम बचेगी वो कहलाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम। तो यहां जब हम नेट इनकम लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी पे, तो वो नेट इनकम का मतलब होता है पैट, दैट इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस एक्चुअली बिलोंग्स टू द कॉमन शेयर होल्डर्स, दैट इज द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये हो गई नेट इनकम की बात। ऐसे ही शेयर होल्डर्स इक्विटी का मतलब क्या होगा? यहाँ पे शेयर होल्डर्स इक्विटी का मतलब होता है योर इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि आपको फेस वैल्यू पे दिखता है। इक्विटी शेयर्स जो कि आपको फेस वैल्यू पे दिखेंगे, ये इक्विटी शेयर्स आपको किसी भी बैलेंस शीट पे फेस वैल्यू पे दिखते हैं। फेस वैल्यू मतलब वही 5 रुपए 10 रुपए पे। और रिजर्व्स को भी आप ऐड कर लेंगे, तब जाके आपकी बनेगी शेयर होल्डर्स इक्विटी। सिर्फ इक्विटी शेयर्स ही नहीं लेना, आपको रिजर्व्स भी ऐड करना है यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी निकालने के लिए। क्यों ऐसा? क्योंकि दिस रिजर्व्स, ये जो रिजर्व्स हुए, ये हुए पार्ट या ये हुई इनकम किसकी हुई? दिस ऑल बिलोंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसीलिए हमने नेट इनकम को इक्विटी शेयर होल्डर्स, पूरी इक्विटी जो बिलोंग करती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, हमने उस कैपिटल से डिवाइड कर दिया। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी इज इक्वल टू इक्विटी शेयर्स एट फेस वैल्यू प्लस योर रिजर्व्स। तो आपका आ जाएगा आरओई। अब इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि आपकी कंपनी ए लेते हैं। पहले कंपनी ए के यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हैं।
नेट इनकम या फिर पैट दी है ₹1,00,000, 1,00,000 की नेट इनकम है, और शेयर होल्डर्स इक्विटी इधर मतलब इक्विटी प्लस रिजर्व्स, इक्विटी प्लस रिजर्व्स हुए 10 लाख के, तो आपका आरओई निकलेगा 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 एंड दैट इज 10%। अब इस 10% का मतलब क्या होता है? इस 10% आरओई का मतलब कि अगर मैं इस कंपनी में शेयर होल्डर्स ने, मैंने या सारे शेयर होल्डर्स ने मिलके 10 लाख रुपए दिए, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो कंपनी ने मुझे कमा के दिए 1 लाख रुपए, मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट का 10% कंपनी मुझे कमा के दे रही है इन द फॉर्म ऑफ पैट, इन द फॉर्म ऑफ इनकम। ये हुआ आरओई का मतलब। कंपनी बी का देखते हैं। कंपनी बी ने क्या किया? शेयर होल्डर्स इक्विटी सेम है, शेयर होल्डर्स इक्विटी वही 10 लाख रुपए है, लेकिन यहां इनकम बढ़ गई, यहां पैट हो गया 2 लाख रुपए। तो 2 लाख बाय 10 लाख हम करते हैं तो आता है हमारा 20%। अब इस 20% का मतलब हुआ कि अगर मैं कंपनी बी में पैसा लगाऊं तो मुझे 20% रिटर्न मिलेगा बीइंग द इक्विटी शेयर होल्डर। अब ऐसे तो यहां सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में 10 लाख इन्वेस्ट करने पे मुझे कंपनी ए कमा के दे रही थी 1 लाख रुपए, लेकिन यहां 10 लाख लगाने पे कंपनी बी मुझे कमा के दे रही है 2 लाख रुपए। इसका मतलब ये हुआ कंपनी बी इज मोर प्रॉफिटेबल। ये तो हमने फिगर से समझा, जब हम आरओई से समझेंगे तो द हायर द आरओई, जितना हाई आरओई होगा, जितना हाई रिटर्न होगा, उतनी बेटर कंपनी होगी अपने परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी को लेके। सो एनालिसिस में ये हुआ कंपनी बी गिव्स बेटर रिटर्न्स पर रुपी ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना आप अगर 1 रुपए देते हैं कंपनी बी को, तो आपको वो उसका 20% इन द फॉर्म ऑफ अर्निंग्स कमा के देगी, एंड दस हैज हायर एफिशिएंसी इन जनरेटिंग प्रॉफिट्स। कंपनी बी ज्यादा एफिशिएंट है कंपनी ए से, क्योंकि कंपनी ए मुझे सेम कैपिटल एम्प्लॉयड पे 10% रिटर्न्स दे रही है, जबकि कंपनी बी मुझे 20% रिटर्न्स दे रही है। इसलिए हम कहेंगे कि आरओई कंपनी बी का ज्यादा है, तो कंपनी बी इज अर्निंग मोर एफिशिएंटली। वो कम कैपिटल में मुझे ज्यादा अर्निंग्स प्रोवाइड कर रही है, इसे हम कहते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कम लागत में ज्यादा मुनाफा या ज्यादा अर्निंग्स कमाना, दिस इज बीइंग एफिशिएंट। सो कंपनी बी इज मोर एफिशिएंट हियर, क्योंकि उसका आरओई ज्यादा है। ये हो गया आरओई का कैलकुलेशन। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को हम शॉर्ट में बोलेंगे आरओसीई और आरओई। अब हम इसे इस डिफरेंस को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अब अगर हम आरओई पढ़ ही रहे हैं तो एक बार डिफरेंस भी जान लेते हैं, जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में एक्चुअली क्या डिफरेंस आता है। नहीं तो एक्चुअली डिफरेंस तो सिर्फ सी का ही है अगर कहीं भी देखा जाए, बट रेशियो टर्म्स एनालिसिस में इसका काफी डिफरेंस होता है। सबसे पहले रिवाइज करते हैं। हमने आरओई में देखा कि नेट इनकम जब हम लेते हैं, नेट इनकम के लिए हम लेते हैं आरओई में पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स में लेते हैं क्या? इक्विटी प्लस रिजर्व्स। ये हम लेते हैं आरओई में, और इट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स फॉर कैलकुलेशन। ये हो गया हमारा आरओई का कैलकुलेशन। अब देखते हैं भाई आरओसीई कैसे कैलकुलेट होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, योर आरओसीई इज इक्वल टू योर ईबीआईटी divided by the capital employed. This is a different formula. EBIT stands for earnings before interest and taxes. याद करिए हमने नेट प्रॉफिट में देखा था, सबसे पहले आता है EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें से हम माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट, इसमें से माइनस होता है टैक्सेस, तब जाके आता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो हमने आरओई के लिए लिया। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस का फिगर हम लेते हैं आरओई के कैलकुलेशन के लिए, और ईबीआईटी हम लेंगे आरओसीई के कैलकुलेशन के लिए। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए नेट इनकम हमारी होगी ईबीआईटी डिवाइडेड बाय द कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने आरओई के लिए सिंपली लिया था रिटर्न ऑन इक्विटी, हमें कैलकुलेट करना था, हमने लिया था शेयर होल्डर्स की इक्विटी, हमने कर दिया था इक्विटी प्लस रिजर्व्स। बट यहां बात हो रही है कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो जब कोई कंपनी में कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं तो सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होता, कहीं से अगर लोन्स या बोरोइंग्स होती हैं तो वो भी
एक पार्ट है कैपिटल का एंड दैट इज योर आउटसाइड कैपिटल या आउटसाइड लाइबिलिटी। तो जो बाहर की लाइबिलिटी है वो भी हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि वो पैसा भी तो कंपनी में लगा। जो लॉन्ग टर्म लोन्स हुए, जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, डिबेंचर्स हैं और ऐसे कोई बैंक लोन है, ये भी आ जाता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो हम लेंगे EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका सिंपली ये मतलब हुआ कि जिस भी सोर्सेज से जहां जहां से कंपनी में पैसा लगा है उसका टोटल रिटर्न कितना हुआ। इसीलिए यहां पे हमने फिगर लिया है EBIT, जिसमें से इंटरेस्ट भी अभी माइनस नहीं हुआ, टैक्सेस भी अभी माइनस नहीं हुए। ये टोटल अर्निंग्स बिलोंग करती हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, लेंडर्स को, मतलब जो हमारे बोरोअर्स हैं उन्हें, तो हमारे जो लेंडर्स हैं उन्हें बिलोंग करती हैं और इक्विटी को बिलोंग करती है EBIT। इसलिए हमने लिया EBIT बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक और तरीका है एंड दैट इज योर टोटल एसेट्स माइनस ओनली द करंट लाइबिलिटी। ओनली आप करंट लाइबिलिटी माइनस कर दीजिए इसमें से, तो आपके आ जाएगा, आपका क्या आएगा, इक्विटी पोर्शन प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। इसको एक और तरीके से समझ लेते हैं। यहां पे आपने जब बैलेंस शीट देखी तो यहां आया एसेट्स, यहां आया इक्विटी प्लस रिजर्व्स, और यहां जब हम लाइबिलिटी लिखते हैं तो लाइबिलिटी में नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म और करंट आ जाते हैं। तो अभी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड ये वाला पोर्शन हुआ, ये हुआ हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस पोर्शन को निकालने के लिए हम टोटल एसेट्स में से सिर्फ करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब ROCE और ROE के बीच का डिफरेंस ये रहा कि ये लेता है PBT या फिर अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस या प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब इक्विटी, रिजर्व्स और बोरोइंग्स भी से ये डिवाइड होता है। सबसे पहला डिफरेंस आया, वहां आ जाता है पैट, यहां आता है EBIT, यहां आता है कैपिटल एम्प्लॉयड और वहां आता है शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड्स या इक्विटी। इट टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल। ROE में हम सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करते थे, यहां पे हम टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करते हैं। और ये रेशियो इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंपनी टू जनरेट इनकम थ्रू ऑल द सोर्सेज ऑफ कैपिटल। ROE से हम एफिशिएंसी निकालते थे टू जनरेट इनकम थ्रू एक्चुअली द इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ने अगर पैसे लगाए तो उन्हें कितनी एफिशिएंटली प्रॉफिट या अर्निंग्स कमा के देगी कंपनी। बट यहाँ पे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उनको कितनी एफिशिएंसी से वो कंपनी पैसा कमा के देगी, दिस इज शोन बाय ROCE। ये देख लिया हमने डिफरेंस ROE और ROCE के बीच में। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे और देख लेते हैं कि हमने लास्ट वाला एग्जाम्पल रिवाइज करते हैं कंपनी ए और कंपनी बी का। यहाँ पे ROE निकली थी 10% कंपनी ए की और यहाँ निकली थी 20%। यहाँ हमने लिया था पैट और शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसी को कंटिन्यू करके इसका ब्रेकअप देखते हैं। हम पहले देखेंगे EBIT से स्टार्ट करें। हमने वहां स्टार्ट किया था पैट से एंड दैट वाज 1 लाख। अगर हम उसका ब्रेकअप देखें तो EBIT था कंपनी का 1.5 लाख रुपए, इंटरेस्ट था 25,000 रुपए, टैक्सेस थे 25,000 रुपए के। इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को हमने माइनस किया तो आया हमारा 1 लाख रुपए। इक्विटी था 2 लाख और रिजर्व्स था 8 लाख, तो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड आ गया था 10 लाख का। तो वहां हमने किया था 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख। बट यहां ROCE कैलकुलेट करने के लिए यहां पे हम लेंगे बोरोइंग्स भी। बोरोइंग्स है कंपनी ए के पास 5 लाख की, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए हो गया टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ROCE हो जाएगा EBIT दैट इज 1.5 लाख डिवाइडेड बाय द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख इंटू 100 एंड दैट इज योर 10%। मतलब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% एफिशिएंसी से ये कंपनी हमें पैसा कमा के देगी। अगर हम इसमें 1 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, हम मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स भी और लेंडर्स भी, ये दोनों ही अगर 1 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उसका 10% उनको रिटर्न मिलेगा। कंपनी बी के भी फिगर्स देख लेते हैं। कंपनी बी का EBIT 2.5 लाख, इंटरेस्ट 45,000 और टैक्सेस माइनस कर दिया 5,000 का,
तो आ गया हमारा 2 लाख, ये आ गया हमारा पैट। 2 लाख की इक्विटी, 8 लाख के रिजर्व्स, तो यहां भी हमारा 10 लाख का शेयर होल्डर्स फंड्स है। बट यहां कंपनी बी में बोरोइंग्स है 10 लाख की, तो यहां टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया हमारा 20 लाख रुपए। तो इसका आरओई तो वही रहा 20%, बट आरओसी हो जाएगा EBIT दैट इज 2.5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 20 लाख एंड दैट इज 12.5%। 12.5% का रिटर्न देगी। अब देखिए डिफरेंस, देखिए यहां आरओई मिल रहा था, इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिल रहा है 20%, बट यहां पे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड अगर लेंडर्स को भी मिला दिया जाए तो उनको रिटर्न कम का मिलेगा एंड दैट इज 12.5%। ये होता है डिफरेंस आरओई और आरओसीई के बीच में। दोनों का यही रहता है, द मोर द बेटर। जिस भी कंपनी का आरओसीई बेटर रहेगा वो कंपनी ज्यादा अच्छी रहेगी, ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी, ज्यादा एफिशिएंसी से आपको पैसा कमा के देगी। ये हमने सीख लिया डिफरेंस आरओई और आरओसीई के बीच में। अब इवैल्यूएट कर लेते हैं जो हमने आरओई को देखा, जो भी हमने आरओई के फिगर्स पढ़े अभी तक हम ये समझ चुके थे कि भाई आरओई का फिगर जितना ज्यादा बड़ा परसेंटेज उतना ज्यादा अच्छा। उसे इवैल्यूएट कैसे करना है उस फिगर को, उस फिगर की मदद से हम क्या क्या देख सकते हैं वो देख लेते हैं। जब हमने आरओई कैलकुलेट कर लिया तो हमें एक मदद मिल गई, क्या कैलकुलेट करने के लिए, फॉर एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ एस्टिमेट करने के लिए हमें मदद मिल जाती है। अब ये ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करते हैं? आरओई डिपिक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। आरओई जैसे 10% हुआ आरओई कंपनी ए का, या कंपनी बी का 20% था, तो ये हमें बताती है कि कितनी एफिशिएंटली प्रॉफिट कमा सकती है या अर्निंग्स कमा सकती है कंपनी। तो ये बताती है, ये परसेंट से हम निकाल सकते हैं द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। कैसे? आरओई को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए रिटेंशन रेशियो से। रिटेंशन रेशियो, ये फॉर द पीपल हु डोंट नो, रिटेंशन रेशियो मतलब वो रेशियो जितना कंपनी ने अर्निंग्स रिटेन कर ली। अर्निंग्स के हमारे दो हिस्से फॉर रिवीजन, एक होता है डिविडेंड, एक होता है वो हिस्सा जो डिविडेंड के तौर पे बांट दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, और बाकी जो बच जाता है वो होता है ग्रोथ। डिविडेंड का जो हिस्सा, अर्निंग्स का जो हिस्सा डिविडेंड के तौर पे बांट दिया जाता है उसे हम कहते हैं पे आउट रेशियो, और अर्निंग्स का जो हिस्सा ग्रोथ में लगा दिया जाता है या फिर रिटेन कर लिया जाता है कंपनी में उसे हम कहते हैं रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो इज सिंपली 1 माइनस पे आउट रेशियो। अभी क्या है इसका लॉजिक, ये यहां भी समझ लेते हैं। आरओई को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए रिटेंशन रेशियो से तो आपको मिल जाएगी कंपनी की एक्चुअल ग्रोथ। अब ये कैसे पता पड़ेगी? जितना कंपनी में पैसा रिटेन होता है, और हमें अगर ये परसेंटेज पता है आरओई का कि अगर कंपनी इतना कैपिटल लगाती है तो कितना रिटर्न देती है। मान लीजिए 100 रुपए का कैपिटल लगाया तो मुझे 10% का रिटर्न मिला। ऐसे ही अगर कंपनी ग्रोथ में पैसा लगाएगी डिविडेंड ना बांट के तो उसे कितना रिटर्न मिलेगा वो भी हम देख सकते हैं आरओई की मदद से। एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलें तो कंपनी ए है, कंपनी ए के पैरामीटर्स हैं, आरओई निकला था इसका 10%। अब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि रिटेंशन रेशियो दैट इज 1 माइनस पे आउट रेशियो, रिटेंशन रेशियो हो गया 40%। मतलब ये अपनी अर्निंग्स का 60% हिस्सा तो डिविडेंड के तौर पे बांट देती है, बट 40% हिस्सा एक्चुअली कंपनी में रिटेन कर लेती है फॉर ग्रोथ, फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। तो इसकी हम ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? आरओई को मल्टीप्लाई कर देंगे रिटेंशन रेशियो से, दैट इज 10% इंटू 40%, तो हमारा निकलेगा 4%। इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ। इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ, जो हमने एक फॉर्मूले से निकाली कि भाई अगर उस कंपनी में कैपिटल एम्प्लॉय होता है या इक्विटी का कैपिटल एम्प्लॉय होता है तो इतना रिटर्न मिलता है। कंपनी ने कुछ पैसे अगर रिटेन कर लिए ग्रोथ में तो कितना रिटर्न मिलेगा, तो वो हो जाएगा 4%। ये निकल आया हमारा ग्रोथ। कंपनी बी का भी अगर देखा जाए तो आरओई था 20% और रिटेंशन रेशियो मान के चलते हैं उसका 80%, मतलब अर्निंग्स का 80% हिस्सा उसने कंपनी में रिटेन कर लिया इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, और 20% बांट दिया था इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अगर इसका ग्रोथ निकालना हुआ तो आप क्या करेंगे? 20% आरओई को मल्टीप्लाई कर देंगे आप रिटेंशन रेशियो से।
80% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 16%। ये हो जाएगा आपका सस्टेनेबल ग्रोथ फिगर, ये हो गया आपका सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर आपको किसी भी कंपनी की ग्रोथ चेक करनी है तो आप आरओई को रिटेंशन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो एक्चुअल आ जाएगी, एक्चुअल आपकी ग्रोथ कि कंपनी इतने वैल्यू पे तो ग्रो करनी चाहिए ही। बट अब इसमें भी एक कैच है। इसमें कैच क्या, ये हमने पढ़ लिया ग्रोथ का कैलकुलेशन। इसमें क्या कैच है, ये हो गया हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, बट एक्चुअली जरूरी नहीं है कि इसी रेट पे कंपनी ग्रो करे। इसी रेट पे जरूरी नहीं है कंपनी ग्रो करे, या तो इससे कम पे करेगी या तो इससे ज्यादा पे करेगी। अगर इससे कम पे ग्रो होता है तो वो स्टॉक कहलाएगा अंडर वैल्यूड स्टॉक, या फिर अगर सस्टेनेबल ग्रोथ कम है उस स्टॉक की सस्टेनेबल ग्रोथ से अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट कम है तो वो हो जाएगा अंडर वैल्यूड स्टॉक। एक बार ध्यान से समझते हैं। आप सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर लीजिए, और कैसे आपने कैलकुलेट करी, आरओई को मल्टीप्लाई करा आपने रिटेंशन रेशियो से, ऐसे हो गई आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कैलकुलेट। अब इस ग्रोथ रेट को आप एक्चुअल ग्रोथ रेट से कंपेयर करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये कंपनी एक्चुअली ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। जैसे कि कंपनी ए, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इसका निकला था 4%, लेकिन अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट, ये कंपनी एक्चुअली ग्रो कर रही है 8% से, इसकी सेल्स या इसके प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं 8% से, दिस शोज दैट एक्चुअली द स्टॉक में बी ओवर वैल्यूड। या तो ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है या फिर उसके कुछ आगे अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, इसीलिए ये कंपनी अपनी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट से ज्यादा पे चल रही है या ज्यादा उस पे ग्रो कर रही है, ज्यादा परसेंटेज पे। सिमिलरली अगर सस्टेनेबल ग्रोथ निकला था हमारा 4 और कंपनी ए की एक्चुअल ग्रोथ होती 2%, तो हम ये बोलते कि दिस कंपनी में भी ओवर वैल्यूड, ये जरूर अभी दिस कंपनी में भी अंडर वैल्यूड, ये जरूर अभी अंडर द वैल्यू पे चल रही है, बट इन द केस ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम ये जरूर अपने एक्चुअल ग्रोथ रेट पे पहुंचेगी, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट पे पहुंचेगी, एंड दैट इज 4%। तो दिस शेयर माइट बी अंडर वैल्यूड, या फिर द कंपनी इज शोइंग सम रिस्की साइंस इन द मार्केट, या तो इस कंपनी में कुछ रिस्की साइंस हैं, या फिर उसके मैनेजमेंट में कुछ खराबी है, इसीलिए ये कंपनी अपने सस्टेनेबल ग्रोथ रेट से नीचे पे चल रही है। तो आपको ये दोनों साइंस चेक करने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू दैट कंपनी। इन ईदर केस, या तो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट से बहुत ज्यादा ऊपर चले या सस्टेनेबल ग्रोथ रेट से नीचे चले, इन दोनों ही केसेस में क्या होता है कि सस्टेनेबल रेट में आपको एडिशनल इन्वेस्टिगेशन लगेगा, आपको उस कंपनी को और ज्यादा अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना होगा बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू दैट स्टॉक। दोनों ही आपके रेड फ्लैग्स हैं, आपको देखना पड़ेगा कि अगर ज्यादा, बहुत ही ज्यादा है या बहुत ही कम है, तो ये ऐसा है क्यों। ये हमने देख लिया सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का मतलब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आरओई से। एक और चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने क्या किया था, अर्निंग्स के 2 हिस्से करे थे। अर्निंग्स में हमने किया डिविडेंड, और जिसको हमने कहा था पे आउट रेशियो कहा था, और हमने किया था ग्रोथ, जिसको हमने कह दिया रिटेंशन। इस रिटेंशन रेशियो की मदद से हमने निकाल लिया था सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। तो हम इस पे आउट रेशियो की मदद से भी तो कुछ निकाल सकते हैं। इस पे आउट रेशियो की मदद से हम निकालेंगे डिविडेंड का ग्रोथ रेट, कि आप अगर इस कंपनी में पैसा लगाएंगे तो आपका डिविडेंड कितने परसेंट से ग्रो करेगा। वो आप सिंपली क्या करेंगे, आरओई को मल्टीप्लाई कर देंगे अपने पे आउट रेशियो से। पे आउट रेशियो क्या होगा, वो जो कंपनी, उतना रेशियो जो कंपनी डिविडेंड बांट रही है। स्पेशली इफ यू वांट इन डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द पे आउट रेशियो, हमने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कंपनी ए पे। कंपनी ए का आरओई था 10%, पे आउट रेशियो उसका था 60%, हमने रिटेंशन रेशियो 40 लिया था, और ग्रोथ याद करिए निकला था 4% का। ऐसे ही डिविडेंड ग्रोथ रेट अगर हम निकालेंगे तो आरओई 10% को हम मल्टीप्लाई करेंगे पे आउट रेशियो 60% से, तो हमारा निकलेगा 6% का, हमारा निकलेगा डिविडेंड ग्रोथ। तो डिविडेंड ग्रोथ आ गई 6%, और यहां हमने सस्टेनेबल ग्रोथ निकाली थी 4%। सस्टेनेबल ग्रोथ थी 4% कंपनी ए की, और 16% थी कंपनी बी की। तो 4 और 6
मिला के हो गए 10%, और ये 10% क्या है, ये 10% आपका ROE है। ये 10% आ गया आपका घुमा फिरा के ROE। इसका मतलब ये कि हमने ROE के ही दो पार्ट्स कर लिए। ROE मतलब रिटर्न ऑन अर्निंग्स, उसके दो पार्ट्स, एक हो गया हमारा ग्रोथ, एक हो गया हमारा डिविडेंड का ग्रोथ। तो डिविडेंड का ग्रोथ आ गया हमारा 6%। ऐसे ही कंपनी बी का ROE 20% था, पे आउट रेशियो भी 20% था, रिटेन किया था याद कीजिए कंपनी ने 80%। तो 20 इंटू 20 दैट इज ROE इंटू पे आउट रेशियो निकला 4% का डिविडेंड ग्रोथ। इसका मतलब 20% कंपनी जो कमाती है 16% कमाती है ग्रोथ से और 4% बांटती है डिविडेंड से। आप अगर इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे आपको मिलेगा 20% का अर्निंग्स, 16% इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ और 4% इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ये हो गया आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका एनालिसिस कर सकते हैं, अ स्टॉक दैट इज इंक्रीजिंग इट्स डिविडेंड फार अबव और बिलो द सस्टेनेबल डिविडेंड रेट। ये आ गया आपका सस्टेनेबल डिविडेंड का ग्रोथ रेट। अब कंपनी का अगर डिविडेंड एक्चुअली इससे ज्यादा या इससे कम पे ग्रो कर रहा है तो अगेन आपको उसमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा उस कंपनी में। तो फिर फाइनली क्या होगा कि आपको रिस्क देखने पड़ेंगे, उस कंपनी में इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि ये परसेंट एक्चुअली सस्टेनेबल डिविडेंड ग्रोथ से ज्यादा या कम क्यों है, जैसे हमने ग्रोथ के केस में किया था। ये हो गया आपका एस्टिमेशन ऑफ डिविडेंड ग्रोथ। अब तीसरा आ जाता है हमारे इवैल्यूएशन में मेजर ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। आप क्या कर सकते हैं, इस ROE की मदद से आपने निकाल लिया डिविडेंड का ग्रोथ, आपने निकाल लिया अपना एक्चुअल कंपनी का ग्रोथ, आप और क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हैं सस्टेनेबल कितना है ये ग्रोथ। ROE की मदद से सस्टेनेबिलिटी कैसे देखेंगे, आप ROE के पास्ट के ट्रेंड्स चेक करेंगे, प्रीवियस ईयर्स, 5 ईयर, 3 ईयर, 10 साल, आप उसका ट्रेंड चेक करिए, तब आपको पता पड़ेगा कि ये एक्चुअली जो रिटर्न्स कमा रही है कंपनी ये सस्टेनेबल है या नहीं। Using ROE, investors can identify the stocks that are more exposed to market risk and financial instabilities। अगर आप ROE का पिछले 5 साल का ट्रेंड चेक करें, अपवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स है या फिर पूरा अगर ऊपर नीचे है, तो आप एक्चुअली उस कंपनी का रिस्क और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि अगर ये एक्चुअली ट्रेंड मेंटेन है तो फिर अच्छी है, लेकिन अगर ये ट्रेंड ब्रेक हो रहा है ROE का तो जरूर कुछ रिस्क फैक्टर है उस कंपनी में। Example, a stock showing a relatively low ROE as compared to its past rate। अचानक से डिप हुआ है, like here, अचानक से डिप हो गया या फिर अचानक से अगर राइज हो गया है तो उसका मतलब यह है कि the company might be struggling और the stock is surpassing its sustainable growth rate। तो दोनों ही ये प्रॉब्लमैटिक पोजीशन है, आपको इस कंपनी में 2 बार सोचना चाहिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। Thus a company which shows a dividend growth that is above or below sustainable rate may indicate operational risk। या तो आप डिविडेंड ग्रोथ रेट चेक कर लीजिए या आप सस्टेनेबल ग्रोथ रेट चेक कर लीजिए। ये अगर दोनों ब्रेक हो रहे हैं या फिर अगर आपका ROE का भी ट्रेंड ब्रेक हो रहा है तो भी ये ऑपरेशनल रिस्क दर्शाता है आपकी कंपनी में। ये हो गया हमारा पूरा इवैल्यूएशन कि आप ROE को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अ वेरी हाई ROE ऑलवेज गुड? हमने देखा ROE जितना ऊपर जितना बेटर, हमने देखा 10%, 20%, जितना ज्यादा रिटर्न्स उतना अच्छा, ये तो हमने देखा। बट क्या हमेशा ये ज्यादा वाला, बड़ा वाला, वेरी हाई फिगर इज वेरी गुड? नो, द आंसर इज सिंपल नो। यू हैव टू बी कॉशियस अगेन। ROE की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर ये बहुत ज्यादा हाई है इसका क्या मतलब होता है, इसका हिडन मतलब ये हो सकता है, ROE हमने कैलकुलेट किया था नेट इनकम को हमने डिवाइड किया था शेयर होल्डर्स फंड से। तो अगर ये ROE बड़ा ज्यादा फिगर निकला है, इट इज वेरी हाई, तो इसका मतलब 2 हो सकते हैं। या तो आपकी नेट इनकम बहुत ज्यादा है, दैट इज वेरी गुड, दैट इज पॉजिटिव, बट इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपका ये जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू कम है, मतलब शेयर होल्डर्स की इक्विटी की वैल्यू कम है। तो ये एक अलार्मिंग सिग्नल है, ये एक रेड फ्लैग है कि अगर ROE इज वेरी हाई तो आप उसका रीजन चेक करिए कि नेट इनकम हाई है या फिर आपके शेयर होल्डर्स की इक्विटी लो है। इक्विटी अगर लो है तो हो सकता है कि कंपनी ने बोरोइंग्स और लोन ज्यादा कर रखे हो, उसके कैपिटल में लोन्स का हिस्सा, डेट का हिस्सा ज्यादा हो इक्विटी के मुकाबले, इसीलिए वो ROE वेरी हाई बता रहा हो। तो दिस इज अ वेरी बैड रिस्क फैक्टर। आपको डेट टू इक्विटी का रेशियो भी चेक करना चाहिए ROE के साथ साथ। ROE
अगर ज्यादा है तो इट इज गुड ओनली इफ द नेट इनकम इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द इक्विटी। अगर इनकम बहुत ज्यादा है तो बहुत बढ़िया है, बट अ वेरी हाई आरओई माइट डिपिक्ट लोअर इक्विटी एंड हायर डेट बर्डन ऑन द कंपनी, सो यू हैव टू चेक द डेट ऑल्सो बिफोर इन्वेस्टिंग इन टू दैट कंपनी, सीइंग द गुड आरओई ओनली। नेक्स्ट, इट ऑल्सो डिपिक्ट्स इनकंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। इनकंसिस्टेंट प्रॉफिट्स भी अगर हैं, अगर एक बार आरओई बहुत ज्यादा है या एक बार आरओई बहुत कम है, एक साल में बहुत कम हो गया, अचानक से बढ़ गया, तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है प्रॉफिट्स की, ये भी आपको चेक करनी चाहिए कि अचानक से आरओई लास्ट ईयर तक था कुछ भी नहीं था, नेगेटिव में था, और इस साल वेरी पॉजिटिव 10% का आरओई आ गया, तो हो सकता है जो पिछले साल के लॉसेस हैं, उन लॉसेस के वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो रिजर्व्स पोर्शन है वो कम हो गया हो, और वो रिजर्व्स पोर्शन कम होने की वजह से जो आपका डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू काफी कम है, इसीलिए आरओई ज्यादा आया है। Past losses deducted from the reserves and thereby lowering the equity shareholders funds। एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है कि आपको इस साल तो भैया विंडफॉल गेन हो गया। विंडफॉल गेन मतलब अचानक से छप्पड़ फाड़ के गेन हो गया है, प्रॉफिट हो गया है कंपनी में, जो कि कंसिस्टेंट नहीं है, आपको हर साल तो ऐसा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू चेक फॉर दिस विंडफॉल गेन ऑल्सो, अगर आपके इनकंसिस्टेंट आरओई, इनकंसिस्टेंट प्रॉफिट्स हैं तो। ये हो गया हमारा आंसर, इज अ वेरी हाई आरओई ऑलवेज गुड। लास्ट हम आते हैं हमारे मोस्ट क्रूशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। अब हमने पूरा आरओई सीख लिया, समझ लिया, अब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लें। अगर आपका आरओई अच्छा है, वेरी हाई है, आप पास्ट ट्रेंड्स चेक करिए, आप उसके पीयर का कंपैरिजन करिए, आप कंपेटिटर्स का कंपैरिजन करिए, उस इंडस्ट्री में एक्चुअली आरओई कितना चलता है आप वो देखिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि आरओई का एक्चुअल कोई फिगर नहीं होता कि इतना आरओई इज वेरी गुड। देयर इज नो अप्रॉक्सीमेट फिगर जिसके करीब आरओई होना चाहिए। हर इंडस्ट्री का, हर कंपनी का अपना एक आरओई होता है जो एक नॉर्मलाइज्ड आरओई कहलाता है। आप कंपनी के पास्ट ट्रेंड्स भी देखिए और उसके कंपेटिटर्स भी देखिए आरओई के साथ साथ, and you have to check consistency in the trends in ROE. An erratic rise or a dip can be a reason for concern. Check the profit growth rate along with the ROE. अगर आपका रिटर्न ऑन इक्विटी अगर बढ़ रहा है तो आप जरूर चेक करिए कि क्या प्रॉफिट की भी उतनी ग्रोथ है, क्या सेल्स की भी उतनी ग्रोथ है। आप आइसोलेशन में आरओई मत देखिए, आप अर्निंग्स पर शेयर के राइज देखिए, आप देखिए प्रॉफिट ग्रोथ का राइज देखिए, तब जाके आप एक्चुअली समझेंगे कि अगर आरओई बढ़ रहा है तो उसका रीजन क्या है। प्रॉफिट भी बढ़ रहा है आरओई के साथ साथ, तो इट इज अ वेरी गुड साइन दैट देन यू कैन इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। और उसके साथ साथ आप चेक करिए डेट टू इक्विटी रेशियो। हमने देखा कि अगर आरओई इज वेरी हाई, सो दैट कैन बी ड्यू टू द रिमेंडर, ये डिनोमिनेटर ऑल्सो, शेयर होल्डर्स इक्विटी काफी कम है, इसीलिए आरओई बढ़ रहा है। तो आप क्या करिए, आप डेट टू इक्विटी रेशियो भी चेक करिए। उससे क्या होगा, आपको पता पड़ेगा कि कंपनी में इक्विटी का कितना पोर्शन है कैपिटल एम्प्लॉयड में और डेट का कितना पोर्शन है। उससे आपको ये पता पड़ेगा कि कंपनी में एक्चुअली डेट या इंटरेस्ट बर्डन कितना है। आप सिर्फ आरओई मत देखिए, आप डेट टू इक्विटी रेशियो भी चेक करिए, क्योंकि एन इंक्रीजिंग डेट टू इक्विटी रेशियो, अगर ये डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ रहा है तो इट कैन बी अ कॉज ऑफ कंसर्न, और वही रीजन हो सकता है कि कंपनी का आरओई भी बढ़ रहा है। ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लास्ट आ जाते हैं हमारे सेगमेंट पे। आप हाँ ये भी चेक कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले कि आपको इंडस्ट्री ट्रेंड्स भी चेक करने हैं इंडस्ट्री के, और पीयर्स को भी देखना है, ये हम पहले ही बात कर चुके थे। जैसे कि आप क्यों चेक करेंगे पीयर्स से, क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का वेरी डिफरेंट आरओई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस का आरओई जनरली रहता है 8 से 10% का, लेकिन इन्फोसिस का आरओई रहता है 25 से 30% का। अब अगर हम सिर्फ आरओई के फिगर पे जाएंगे और उसका इंडस्ट्री नहीं चेक करेंगे तो हमें लगेगा इन्फोसिस इज ऑलवेज गुड, रिलायंस इज ऑलवेज बैड, बट ऐसा नहीं है। आप उसका इंडस्ट्री चेक करिए उस कंपनी का, उसके पीयर्स का कंपैरिजन करिए, उसके बाद आप फाइंड आउट करिए कि वेदर दैट आरओई इज गुड और नॉट। And the last, a very high ROE should be supported by a high net profit ratio। ये हमने देखा कि आप क्या चेक करिए, आप नेट प्रॉफिट रेशियो भी चेक करिए हाई आरओई के साथ, हमने देखा था। आप नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी चेक करिए, एंड यू कैन ऑल्सो चेक अ हाई एसेट टर्नओवर रेशियो। आप रेशियोज में जाके एसेट टर्नओवर रेशियो भी देखिए, तो उससे भी आपको पता पड़ेगा कि आरओई का एक्चुअली बढ़ने का कारण क्या है। अगर नेट प्रॉफिट रेशियो भी बढ़ रहा है और एसेट टर्नओवर रेशियो भी बढ़ रहा है, देन योर आरओई इंक्रीज इज गुड। एसेट टर्नओवर रेशियो यहां हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज योर सेल्स अपॉन एसेट्स।
इट एक्चुअली मेजर्स द एसेट्स यूज एफिशिएंसी, कि आप कितने एफिशिएंटली अपने एसेट्स यूज कर रहे हैं, कितने एफिशिएंटली आप अपने एसेट्स को काम पे लगा रहे हैं, सो दैट दे कैन डू एक्चुअली द सेल्स ग्रोथ फॉर यू। तो सेल्स को डिवाइड करिए आप एसेट से, तो आएगा आपका एसेट टर्नओवर रेशियो। इस पे आपको डिस्क्रिप्शन पे पूरा लंबा वीडियो, आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो एसेट टर्नओवर रेशियो पे मिल जाएगा। बट इन शॉर्ट आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि बढ़ता हुआ आरओई के साथ साथ आपको चेक करना है डेट टू इक्विटी रेशियो, आपको चेक करना है नेट प्रॉफिट रेशियो, आपको चेक करना है एसेट टर्नओवर रेशियो भी। सो दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन। लास्ट में देखते हैं हमारा screener.in पे जाके, हमारा लास्ट सेगमेंट है, जाएंगे हम दो कंपनीज का डिस्कशन करेंगे, एक रिलायंस का, एक इन्फोसिस का। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आप जाएंगे, आप ऐड रेशियो टू टेबल करिए, इस रेशियो में ऐड यहाँ करिए रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपको दोनों दिख जाएंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ है 7.97%, ऑलमोस्ट 8% का रिटर्न मिलता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के थ्रू। और आप आ जाइए यहाँ पीयर कंपैरिजन में। पीयर कंपैरिजन में रिलायंस इंडस्ट्रीज का आरओई आप चेक कर सकते हैं, इट इज क्वाइट लेस एज कंपेयर्ड टू द अदर कंपनीज। ये कम क्यों है, वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स हैं ये, और जो इक्विटी पोर्शन है वो सभी होल्डिंग्स का मिला के आया होगा, तो इक्विटी शेयर होल्डिंग्स जो है वो काफ़ी बढ़ गई होंगी, इसीलिए आरओई परसेंटेज काफ़ी कम आया है। बाकी अगर रिलायंस के अलावा देखा जाए तो 20, 27, 30, 12 ये चल रहा है बाकी रिफाइनरीज का आरओई। आप उसके साथ चेक कर सकते हैं प्रॉफिट का ग्रोथ, नेट प्रॉफिट मार्जिन का ग्रोथ, आप चेक कर सकते हैं एसेट टर्नओवर और डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी 1 से कम है, मतलब डेट इस कंपनी में काफी कम है। ये सारे रेशियोज, ये सारे फैक्टर्स आप चेक कर सकते हैं, और आप यहाँ एडिट कॉलम में जाके अपने हिसाब से आप इन कॉलम्स को बदल सकते हैं। पीयर्स के बाद अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के टैब पे क्लिक करिए तो आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर पे मिलेगा रिटर्न ऑन इक्विटी। ये है प्रीवियस कंपैरिजंस, रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10 साल का कितना है, 5 साल का कितना है, 3, और लास्ट ईयर था 8%, पिछले 3 साल से आरओई चल रहा है 10%। सो दिस कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इनटू एक्चुअली कंक्लूडिंग कि इसका पास्ट ट्रेंड क्या रहा है। अचानक से यही अगर 20% देने लगे रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो दिस इज एक्चुअली अलार्मिंग। क्यों अलार्मिंग है, क्योंकि अभी पिछले 10 साल में, 5 साल में 11, 10, 8 कंसिस्टेंट चल रहा है आरओई, बट अचानक से 20 होगा तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो आपको ऐसे इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है आरओई के अंदर। ऐसे इन्फोसिस अगर आप देखें, इन्फोसिस लिमिटेड में आप आरओई देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ 27% का है, वहां सिर्फ 8 था, यहाँ 27 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 35%। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पर रिटर्न, और ये हुआ सिर्फ आपका इक्विटी पर रिटर्न। इन्फोसिस के पीयर्स में आरओई आ जाता है 27, विच इज एक्चुअली कंपेरेबल टू इट्स पीयर्स। टीसीएस आपको ज्यादा आरओई देता है, तो आप टीसीएस को जरूर इन्फोसिस से कंपेयर कर सकते हैं। विप्रो, एचसीएल, ये सब आपको 19-20% के रिटर्न्स दे रहे हैं। नेक्स्ट आप चेक करिए नेट प्रॉफिट मार्जिन का ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ, एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू 1, मतलब इस कंपनी में सेल्स बाय एसेट्स, जितने एसेट्स हैं वो अच्छे से सेल्स में टर्न हो रहे हैं, दैट इज योर एसेट टर्नओवर, तो दैट इज इक्वल टू 1। इट इज अ गुड साइन, बट इट कुड हैव बीन बेटर। एसेट्स को आप सेल्स में ज्यादा अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक्चुअली इन्फोसिस बीइंग अ टेक्नोलॉजी कंपनी, एसेट्स काफी कम रहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स काफी कम रहते हैं इन कंपनीज के पास, तो इसलिए दिस इज नियर बाय 1। और डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.07, मतलब बहुत ही माइनर डेट का पोर्शन है इस कंपनी में। ऐसे आप एनालाइज कर सकते हैं इसके पीयर्स के साथ। नेक्स्ट आप देखेंगे, अगर एसेट टर्नओवर देखें तो एसेट टर्नओवर इन्फोसिस का 1 है, टीसीएस का 1 है, बट उसके पीयर्स का देखिए लेस देन 1 है। तो आप ऐसे भी एसेट टर्नओवर की मदद से, ना कि सिर्फ आरओई की मदद से, बट एसेट टर्नओवर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी आप साथ साथ में देखेंगे। और पीयर के कंपैरिजन के बाद लास्ट आएंगे आप ये ट्रेंड्स को कंपेयर करने, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये आपको मिलेगा, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट के नीचे। और आप देख सकते हैं पिछले 10 साल, 5 साल, 3 साल और लास्ट ईयर के रिटर्न ऑन इक्विटी, विच वुड बी 25, 24, 25 एंड 27। दिस इज क्वाइट कंसिस्टेंट इन आरओई। इन्फोसिस इज क्वाइट कंसिस्टेंट इन गिविंग इट्स आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करता है
इन्फोसिस। आप ऐसे चेक करेंगे पास्ट ट्रेंड्स, ऐसे चेक करेंगे पीयर कंपैरिजन, और आपको आरओई कहां मिलेगा? आपको स्क्रीनर के फेस पे, उस कंपनी के फेस पे ही आरओई देखने को मिल जाएगा। सो आज हमने देख लिया भाई कि आरओई का कैसे कंपैरिजन करना है, आरओई से क्या एनालाइज करना है। आरओई को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक डिविडेंड ग्रोथ और एक सस्टेनेबल ग्रोथ, और उससे आप एक्चुअल ग्रोथ कंपेयर करके क्या निकालेंगे, उसका मतलब कैसे एनालाइज करेंगे। आज हमने पूरा रिटर्न ऑन इक्विटी कवर कर लिया। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और ये आपको हेल्प करेगा अपनी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फ्रेम करने के लिए। सो गाइज, स्टे ट्यून फॉर मोर सच interesting videos, and till then take care, stay safe. Please like, share and subscribe this channel for more such videos. Till then, bye bye, thank you.